जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कि जब से चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आया है, ये 6वें और 7वें चरण में पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रहे हैं। अभी तक जो चुनाव हुए उनमें मैं ये कहता था कि जो चुनाव चल रहा है उसमें सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। केवल एक सीट के लिए मैं कहता था, वो क्यूटो जहां पर लड़ाई में है, लेकिन अब चुनाव जब बिल्कुल क्यूटो के बगल में आ गया है और जो समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से पीडीए परिवार एकजुट होकर के समर्थन दे रहा है, इस बार जो 2 चरणों में 27 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 27 की 27 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनकी सोच है। क्या ये होने देंगे? क्या आप ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। आरएसएस को भनक लग गई है कि सत्ता बदलने वाली है और इस बदलाव के साथ ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये डर बेवजह नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुत एक्साइटेड थी, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो आरएसएस को और भी ज्यादा फिक्रमंद कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन जिस तरह से बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को बीजेपी का वाटर लू बना दें तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव में हार की आहट सुनने के साथ ही आरएसएस के मिस्टीरियस वर्ल्ड को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। चाहे संघ का 100 साल पूरा होने का सेलिब्रेशन यानी शताब्दी समारोह ना मनाने का मोहन भागवत का ऐलान हो, या फिर जेपी नड्डा का ये कहना कि आरएसएस की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है। दोनों ही आरएसएस को आने वाले तूफान से बचाने की कोशिश है। दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी अब आरएसएस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद में ये चुनाव जीतने में कैपेबल है। इस बयान के बाद देश में बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर बहस शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का ये कहना कोई नॉर्मल बात नहीं है कि अब पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनका तर्क है कि बीजेपी अभी काफी काबिल हो चुकी है। जब काबिल नहीं थी तब आरएसएस की जरूरत थी। अब सियासी तमाशा ये है कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट को एन लोकसभा चुनाव के बीच ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल नड्डा जी बीजेपी की हार को देखकर काफी घबराए हुए हैं और आरएसएस को इस दाग से बचाने की कवायद एक सोची समझी प्लानिंग के तहत शुरू कर दी गई है। आरएसएस के फाउंडेशन के 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंचुरी ईयर एक बड़ा इवेंट का सबब होता है और ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके एक सदी के कामयाब सफर को बड़े पैमाने पर शोकेस किया जाए। वो फख्र की फीलिंग से भरा हुआ होता है,
लेकिन बेहद चौंकाने वाले तरीके से कुछ वक्त पहले आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ऐलान किया कि संघ के फाउंडेशन का सेंचुरी सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका यह मतलब हुआ कि आरएसएस को अपने 100 सालों के कामयाब सफर पर कोई फख्र नहीं है? जाहिर सी बात है, इसे कोई नहीं मान सकता है। हिटलर और मुसोलिनी के आइडियाज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंडियन डेमोक्रेसी को मिलिटरिस्टिक मेजॉरिटेरियनिज्म में तब्दील करने के अपने 100 सालों की कोशिशों को आगे बढ़ाने में आरएसएस हरदम नजर आती है। माइनॉरिटीज के खिलाफ खास तौर पर अपने नफरती कैंपेन से वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर आरएसएस की इस पोलाइटनेस की वजह क्या है? दोस्तों, इसका एक ही जवाब है, डर। दरअसल आरएसएस को डर है कि 2024 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही है। आरएसएस को डर है कि मुल्क में ऑपोजिशन की सरकार की मौजूदगी में आरएसएस का सेंचुरी सेलिब्रेशन की इंप्रेसिवनेस मुमकिन नहीं हो सकती है। जेपी नड्डा का बयान भी इसी पेशबंदी के तहत समझा जाना चाहिए। यह आरएसएस की इमेज को बचाने की बड़ी स्कीम का एक हिस्सा है। यानी बीजेपी हारे तो ये ना कहा जाए कि यह आरएसएस की हार है। गौर करने पर यह भी दिखता है कि इस चुनाव में आरएसएस कार्यकर्ताओं की इनएक्टिविटी की खबरें लोकसभा चुनाव के हर अगले फेज के बाद ज्यादा तेजी से फैलती हैं या फैलाई जाती हैं। यह भी चुनाव के बाद के डर से निपटने की ही कवायद है। दोस्तों, जेपी नड्डा जब कहते हैं कि आरएसएस की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है, तो इस बात को छिपा जाते हैं कि बीजेपी में 60% से ज्यादा मौजूदा सांसद आरएसएस की शाखा से ही निकले हैं। प्रधानमंत्री से लेकर ज्यादातर मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री आरएसएस बैकग्राउंड से ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश प्रदेश के सभी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्टर्स आरएसएस से ही भेजे जाते हैं। यानी बीजेपी का पूरा ढांचा आरएसएस से ही बना हुआ है। इसीलिए दोनों को अलग मानने की कोई वजह नहीं हो सकती है। ये बात सही है कि मोदी के राज में आरएसएस के सरसंघ चालक या दूसरे बड़े नेताओं को वैसा विजुअल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में मिला करती थी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर पद पर रहते हुए आरएसएस की डिविसिव पॉलिसीज को पूरी ताकत से लागू किया है। और ये कुछ चुनावी वादों की बात नहीं है। देश में कम्युनल डिवीजन, खास तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ बताने और साबित करने को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना सियासी अंदाज बना करके रखा है, वो भारत के प्रधानमंत्री पद के अकॉर्डिंग तो कतई नहीं है, लेकिन इसकी उन्हें परवाह भी नहीं है। इस क्रिटिसिज्म को आरएसएस के कैडर तारीफ की नजर से देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इस मोर्चे पर कई बार काफी मायूस करते थे। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी का गठन यकीनन ही आरएसएस की प्लानिंग के तहत ही हुआ था। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने और आजादी के फौरन बाद महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के संघ में ट्रेन होने के दाग ने आरएसएस को खुलकर पब्लिक लाइफ में आने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने जनसंघ के गठन को लेकर कहा था कि गाजर की पुंगी है, बजी तो बजी, नहीं तो खा जाएंगे। जनसंघ ऐसे ही गाजर की पुंगी साबित हुआ और 1977 में बनी जनता पार्टी में उसका विलय कर दिया गया। इरादा शायद पूरी जनता पार्टी पर कब्जा करने का था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया और फिर 1980 में बीजेपी का गठन किया गया। राम मंदिर आंदोलन के जरिए मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं जगाने में आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। मोदी को फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता तक पहुंचाना आरएसएस की सबसे बड़ी कामयाबी रही है। लेकिन मोदी के 10 साल की हुकूमत ने आरएसएस के मॉरल ऑरा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आरएसएस के प्रचारक रहे मोदी जी जब सत्ता के लिए तमाम दूसरी पार्टियों को तोड़ते हैं या करप्ट लोगों को रातों रात मंत्री बनाते हैं, तब सवाल आरएसएस पर भी उठता है कि आखिर उसकी ट्रेनिंग में ऐसी क्या कमजोरी है कि प्योरिटी और वैल्यूज के नारे कुर्सी पर बैठते ही भुला दिए जाते हैं। वही अब रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी है। राहुल गांधी बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी हमेशा निशाने पर लिया करते हैं और उसके फासिस्ट इरादों को देश के सामने खोल कर रख देते हैं। अब आरएसएस को डर है कि अगर कहीं सत्ता फिर कांग्रेस के हाथ गई तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए यह डर कोई बेवजह नहीं है।
जिस उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुत जोश था, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो आरएसएस की काफी फिक्रें बढ़ा रही हैं। चुनाव में हार की आहट आरएसएस ने सुन ली है और आने वाले तूफान से खुद को बचाने की कोशिश आरएसएस ने काफी तेज कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।